बिहारी मतलब गाली। आप मानते हैं कि बड़ा नेता बनने के लिए ये अपराध करना जरूरी है? जो अभियान बिहार में हुआ है वो पूरे देश में होना चाहिए, क्योंकि हालात कमोबेश पूरे देश के ऐसे ही हैं। राजस्थान से चल के बिहार आए हैं। बिहार में कहा जाता है कि कोई 5 रुपया का चाय पिया जाता है। बिहार में क्या, भारत में कोई 5 रुपया का चाय पिया जाता है तो वो भी अपेक्षा रखता है कि आप उसको कैसे 10 रुपया का लाभ पहुंचाए। एपीजे अब्दुल कलाम जी से मिले होंगे आप, उनसे बात वार्तालाप तो कुछ ना कुछ हुआ होगा आपको। बहुत खतरनाक व्यक्ति हैं और ऐसे खतरनाक व्यक्ति का देश की सत्ता पर होना बहुत ही खतरनाक स्थिति है। राजस्थान में भी वर्तमान में किसका सरकार है? राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की शासन कैसा सरकार है? होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनकी नौकरियों पर, उनके हितों पर कुठाराघात होता है तो वो वैमनस्य के कारण से एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं। प्रशांत किशोर जी का जो प्रयास है जनता का नेतृत्व तैयार करने का, जनता को समझाने का कि जनता किस तरह से एक विकल्प के रूप में खड़ी हो सकती है। तो हमारे अंदर कुछ क्वालिटी ना हो फिर भी अगर मोदी जी से अच्छा जान पहचान है या मोदी जी के नीचे जितने भी रहने वाले तो कोई बड़ा पद मिल सकता है। इंदिरा गांधी जी के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, परमाणु परीक्षण जो होते हैं ना, वो तो डिफेंस के होते हैं और बहुत सीक्रेट प्रोग्राम होते हैं। एस्टेब्लिश जो लीडरशिप है उनके खिलाफ, जो निहित स्वार्थों के लिए काम करती है, पूंजीपतियों के लिए काम करती है। नमस्कार, मेरा नाम सरोज कुमार, आप देख रहे हैं जनता का सुंदर राज। आज अंकल जी राजस्थान से चल के बिहार आए हैं। बिहार क्यों आए हैं? तो बिहार इसलिए आए हैं क्योंकि बिहार में प्रशांत किशोर जी के द्वारा जो जन स्वराज पदयात्रा, एक अभियान जो चलाया जा रहा है, जन जागरूक अभियान, इनसे जुड़ने के लिए आए हैं। और अंकल जी के बारे में थोड़ा बता दूं तो ये एपीजे अब्दुल कलाम के साथ जो परमाणु परीक्षण हुआ था उसमें सहायक भूमिका के रूप में काम किए थे। तो आइए इनसे मुँह से जानने का प्रयास करते हैं। हमारे दर्शकों को अंकल जी थोड़ा शॉर्ट में परिचय था दीजिए। मेरा नाम हरीश कुमार, पाली राजस्थान से, और मैं फ़िलहाल सेवानिवृत्त हो चुका हूँ परमाणु ऊर्जा विभाग। और एपीजे अब्दुल कलाम जी के साथ जो परमाणु परीक्षण हुआ था उनके साथ हमें काम करने का अवसर मिला। इसके पश्चात जब मैंने पहली बार 2 अक्टूबर 2022 को प्रशांत किशोर जी के द्वारा पदयात्रा की घोषणा के बारे में जानकारी मिली तो मुझे लगा कि एक महान परिवर्तन का दौर शुरू हो गया है। जो कुछ गांधी जी ने किया था वो पुनः वापस से स्मरण में हो आया। गांधी जी भी दक्षिणी अफ्रीका से भारत आए थे और हमारे प्रशांत किशोर जी भी दक्षिणी अफ्रीका से ही भारत लौट कर आए हैं। तो कई साम्य इनमें नज़र आए और इनके सोच भी गांधी के दर्शन पर, विचारों पर पूर्णतः आधारित है। इनका जो कार्यक्रम है, इन्होंने अभी तक किसी पार्टी का निर्माण नहीं किया है। इनका कहना है जनता मिलकर के पार्टी का निर्माण करेगी। दूसरा, जो ग्राम स्वराज की अवधारणा थी गांधी जी की, गांव के स्तर पर निर्णय होना चाहिए, गांव को आज़ादी होनी चाहिए, तो उसी सोच के आधार पर इनका कहना है जो सबसे निचले स्तर पर, ग्राम के स्तर पर विचारों, प्रोग्राम बने और उस प्रोग्राम को राज्य स्तर के द्वारा लागू किया जाए। यही विचारों के साथ ये जो पदयात्रा का उन्होंने शुरुआत किया, पदयात्रा के जरिए गांव-गांव जाकर के वहाँ की परिस्थितियों को जानने का, वहाँ के लोगों से मिलने का, वहाँ की समस्याओं को बहुत नज़दीक से समझने का जो प्रयास है वो बड़ा सुंदर प्रयास है। और आज के दौर में जब गांधी को कोई भी नहीं समझता है, कोई भी समझना नहीं चाहता है, कोई पार्टी उनके विचारों को ठीक से परिलक्षित नहीं कर पाती है, ऐसे में एक व्यक्ति के द्वारा उसे आगे बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ज़रूरी है। उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मुझे समझ में आई और वास्तव में सच बात है कि हिंदू की रक्षा तब होगी जब मुसलमान उसके बारे में, उसकी सुरक्षा के बारे में सोचेगा, और मुसलमान की सुरक्षा तब होगी जब उसके बारे में हिंदू सोचेगा। नहीं, ये बात जो आप कह रहे हैं तो ये तो सारे पार्टी से ही सुनने को मिलते हैं कि जो नेता जो आते हैं, जब भी चुनाव होता है तो यही उनके द्वारा बताया जाता है लोगों को कि हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, जो सबसे समाज में पीछे छूट गए उनके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये ज़मीनी स्तर पर नहीं दिखते हैं। आप जो राजस्थान से चल के बिहार आए तो सबका अपना अपना कुछ, बिहार में कहा जाता है कि कोई 5 रुपया का चाय पिया जाता है। बिहार में क्या, भारत में कोई 5 रुपया का चाय पिया जाता है तो वो भी अपेक्षा रखता है कि आप उसको कैसे 10 रुपया का लाभ पहुंचाए। वो अपने आप से मतलब अपेक्षा रखता रहता है। तो आप इसमें जुड़े, आपका क्या महत्वाकांक्षा है? मैं ये सोच रखता हूँ कि जिस तरह का परिवर्तन बिहार में होने जा रहा है और जिस तरह की ज़रूरतें बिहार की है, ठीक है, बिहार निश्चित रूप से देश में सबसे पिछड़ा राज्य है, लेकिन और राज्यों में भी असमानताएं हैं, गरीबी है, समस्याएं हैं, तो उनके दूर होने का भी यही उपाय हो सकता है। नेता नहीं, जनता का नेतृत्व बने और
प्रशांत किशोर जी का जो प्रयास है जनता का नेतृत्व तैयार करने का, जनता को समझाने का कि जनता किस तरह से एक विकल्प के रूप में खड़ी हो सकती है, एस्टेब्लिश जो लीडरशिप है उनके खिलाफ, जो निहित स्वार्थों के लिए काम करती है, पूंजीपतियों के लिए काम करती है, तो ऐसे में इनका बेहतरीन कार्यक्रम है। इस बेहतरीन कार्यक्रम को हम चाहेंगे कि पूरे देश के स्तर पर लागू किया जाए। इसी को समझने सोचने के लिए और प्रशांत किशोर जी से मार्गदर्शन लेने के लिए हम इस पदयात्रा में शरीक हुए। मतलब आप भी चाहते हैं कि आने वाले दिनों में राजनीतिक पार्टी अपने राज्य में खेले? नहीं, व्यक्तिगत रूप से मेरा इसमें कोई महत्वाकांक्षा भी नहीं है और कोई चाहत भी नहीं है और कोई मेरे पास इतना लंबा समय भी नहीं है, जैसी कि मेरी उम्र हो चुकी है। मैं चाहता हूँ कि जनता को नेतृत्व का, जैसे बिहार की जनता को मौका मिल रहा है प्रशांत किशोर जी के सानिध्य में, प्रशांत किशोर जी के कार्यक्रम को हम राजस्थान में भी इसी तरह से आगे बढ़ाने में कुछ मदद कर सके, जनता को नेतृत्व करने का मौका मिले, प्रशांत किशोर जी का मार्गदर्शन मिले, ये हमारी कामना है। बाकी हमें राजनीति पहले भी नहीं थे, हम सेवानिवृत्त हुए नौकरी करते थे और हमें कोई ऐसा राजनीतिक स्वार्थ और ज़रूरत आज भी नहीं है। मतलब आप चाहते हैं कि ये जो बिहार में अभियान जनता के लिए चलाया जा रहा है, जनता का सुंदर राज्य बनाने के लिए चलाया जा रहा है, ये चाहते हैं कि पूरे भारत में ये सारा मतलब अभियान चले, यही है ना? हाँ बिल्कुल, जो अभियान बिहार में हुआ है वो पूरे देश में होना चाहिए, क्योंकि हालात कमोबेश पूरे देश के ऐसे ही हैं। ठीक है, कुछ राज्यों को वो कैपिटल गेन के हिसाब से, जीडीपी के हिसाब से या फैक्ट्री के हिसाब से, उद्योगों के हिसाब से कहते हैं वो विकसित हो गए हैं, लेकिन हालातें गरीबों की वैसी हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर जी का जो पहला लेख छपा था वो गुजरात के अंदर जो बालिकाओं का कुपोषण था उसी के ऊपर लिखा गया लेख था, जिसको पढ़ करके मोदी जी ने उन्हें अपने पास बुलाया था कि यहाँ आके काम करिए। अच्छा, ये जो राजस्थान से आप आए हैं तो बिहार और राजस्थान में थोड़ा डिफरेंट बताइएगा, क्योंकि बिहार की स्थिति पूरे भारत में इनकी छवि लोगों के सामने खराब हो चुकी है, क्योंकि बिहारी मतलब गाली। तो आप कैसे बिहारी के बारे में सोचते हैं और बिहार की स्थिति परिस्थिति के बारे में? देखिए, जब भी कोई दूसरे प्रदेश में जाता है तो वहाँ के लोग जो होते हैं उनको ऐसा लगता है कि उनकी नौकरियों पर, उनके हितों पर कुठाराघात होता है, तो वो वैमनस्य के कारण से एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं। राजस्थानी भी कहीं जाते हैं काम करने के लिए, धंधा रोजगार करने के लिए, तो उनके प्रति भी लोगों की यही भावना रहती है और यही भावना है, सच भी है। राजस्थान में हम लोग रहते हैं तो वहाँ अड़ोस पड़ोस के लोग, आजू बाजू के लोग इसी तरह से कहते हैं। यूपी बिहार के लोग बहुत झगड़ालू होते हैं, बहुत स्वार्थी होते हैं। तो ये स्वार्थ तो क्या है कि हर जगह पर, हर स्तर पर व्यक्तिगत होता है, लेकिन मेरे व्यक्तिगत अनुभव के अनुसार मैं 2-3 लोगों से व्यक्तिगत रूप से साथ रहा हूँ, तो मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ है। जब मैं नौकरी करता था तो मैं मनोगुरु में एक सज्जन थे, वो बिहारी थे, हम दोनों एक साथ रहे। वो व्यक्तिगत रूप से लोग कहते हैं वो बहुत कैलकुलेटिव है, पैसा खर्चा नहीं करते। अच्छी बात है, वो जिन परिस्थितियों से आए हैं उनको पैसे का महत्व पता है, तो इसलिए नहीं खर्च करते हैं। बाकी मैं उनके साथ रहा, उन्होंने शुरू में एक डायरी में हिसाब भी लिखा, फिर मैंने जब हम रूम बदले तब हमने कहा भाई वो हिसाब पूरा कर लीजिए। बोला नहीं कोई बात नहीं, वो तो ठीक है। तो ऐसा मैंने महसूस नहीं किया कभी भी। और भी यहाँ पर आया हूँ मैं, मेरा भतीजा यहीं पर BSRDC में बेतिया में पोस्टेड है। उनका जो मकान मालिक है वो भी बिहारी है। वो मैं होली के टाइम पिछली बार आया था तो अपने गांव लेके गए थे और हमें बहुत अच्छे से सम्मान किया उन्होंने। तो मैंने तो कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि बिहार के लोग किसी तरह से स्वार्थी ज़्यादा होते हैं राजस्थान की तुलना में। अब कल पदयात्रा में चले, पदयात्रा में चलने के बाद क्या अनुभव किए, कैसा लगा? कल की पदयात्रा बेहतरीन थी और जिस तरह से लोग उमड़ रहे थे प्रशांत जी से मिलने के लिए, उनको सुनने के लिए, वो बेहतरीन नमूना था। और मैंने तो पहली अपनी लाइफ में इस तरह की कोई राजनीतिक कह लीजिए कार्यक्रम में भाग लिया है। बाकी हमारी पार्टी के लिए हम जाते थे तो वो अलग बात थी, वो नारे लगाते थे और चले आते थे, रैली में जाते थे। इस तरह का जो सक्रिय हमारा योगदान कभी नहीं रहा। अच्छा, बिहार में ये जो अभी प्रयास किया जा रहा है, क्या लग रहा है कि लोग ये प्रयास से मतलब जो जगाने का प्रयास है, जो लोगों को बताने का प्रयास है कि वोट का कीमत समझिए, हम लोग जो वोट बेच देते हैं 500 रुपया, दारू मुर्गा या जाति पाति करके, इससे हमारा विकास नहीं हो पाता है। क्या लोग जग पाएंगे? कल जो पदयात्रा में घूमे, इससे अनुभव किए कि लोग इनके बात सुन के प्रभावित हो रहे हैं। पदयात्रा के दौरान 3 जगहों पर सभा हुई, उसमें एक जगह जहाँ सभा हुई वहाँ पर एक मेला भी चल रहा था, लेकिन लोग मेले की बजाय पदयात्रा
की जो सभा थी, प्रशांत किशोर जी की जो संवाद थे, भाषण था, उनको सुनने के लिए वहीं पर डटे रहे और काफ़ी संख्या में डटे रहे। मेले के अंदर कोई भी आदमी नज़र नहीं आया। तो ऐसे हालात पहली बार देखने को मिले। जनरली कहीं भी किसी भी तरह की ऐसी भाषण रैली होती है तो वहाँ लोग प्रवचन के भाषण के स्थल पर कम रहते हैं और मेले के अंदर ज़्यादा चले जाते हैं। तो एक बेहतरीन बात है। तो ये इस बात का इशारा है कि लोगों को समझ आ रहा है, जो उनसे कहा जा रहा है कि आपका विकास, आपकी संभावनाएं केवल आपकी समझ से ही तैयार हो सकती है और आप भी विकल्प के रूप में खड़े होंगे तभी बात बनेगी। नहीं तो कोई भी नेता आएगा, उसका आप भरोसा करेंगे, मान लो एक बार पूरा भी किया तो अगली बार नहीं पूरा करेगा, तो कहीं ना कहीं धोखा हो सकता है। इसलिए अपने भरोसे, अपने पाँव पर खड़े करने का जो प्रशांत किशोर जी का प्रयास है वो बेहतरीन है और निश्चित रूप से बिहार में उन्होंने शुरू किया, यहाँ कामयाब होगा और ये कामयाबी आगे तक पूरे देश के स्तर तक जाएगी, जब तक कि हम लोग कोशिश करते रहेंगे। हमारे जीते जी ये प्रयास सफल होने की मुझे पूरी उम्मीद है। गांधी जी क्रांतिकारी थे कि नहीं थे? नहीं, न तो गांधी जी क्रांतिकारी थे और न ही प्रशांत किशोर क्रांतिकारी हैं। और उन्होंने क्रांति के बातों को बहुत स्पष्ट तौर से बताया है कि क्रांति एक धारदार हथियार होता है जिससे किसी बड़ी सत्ता को, किसी बड़े पेड़ को काटा जा सकता है, लेकिन व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हो सकता। और जब ये जो हम ये 1942 में महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था, इस करो या मरो को किस शैली में रखते हैं? ये क्रांतिकारी के ही शैली में लगभग लग रहा है। हाँ, वो जो नारा दिया जाता है तो नारा कभी कभी ऐसा लगता है कि वो क्रांतिकारी विचारों से प्रेरित है, क्रांति को ही संकेत करता है, लेकिन वो परिस्थितियाँ थी कि एक विदेशी शासन था और उस विदेशी शासन को नेस्तनाबूद करने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। वहाँ पर व्यवस्था परिवर्तन जैसा ज़्यादा कुछ प्रोग्राम बना नहीं था। जो गांधी जी ने जब आज़ादी दिलाई, उस आंदोलन के जरिए पूरी व्यवस्थाओं में परिवर्तन नहीं हुआ। अगर हो गया होता तो 70 साल बाद आज हम जिस हालात में जी रहे हैं, इस हालात में नहीं होते। जो प्रयास प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं, इस प्रयास की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि 70 साल हो चुके हैं हमारे देश की आज़ादी को तकरीबन। आप ये मानते हैं कि हम जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो देश आज़ाद होने के बाद हम नेताओं का गुलाम हो गया? पहले अंग्रेज़ का गुलाम थे, अब नेता का गुलाम, ऐसा मानते हैं? शुरुआती दौर में नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ये परंपरा बन गई है कि हम लोग नेताओं की गुलामी हो गए, एक तरह से उन्हीं की गुलामी कर रहे हैं। नहीं तो ये कहाँ ज़रूरी था कि एक ही परिवार के उन्हीं के बच्चे नेता बनते रहे, चाहे वो गांधी परिवार के हों, चाहे वो नेहरू परिवार के हों, चाहे वो मुलायम सिंह जी के हों, चाहे वो लालू जी के हों। हर जगह हर तरफ यही नज़र आता है कि लोग अपने बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि गांधी जी ने अपने किसी बच्चे को पॉलिटिक्स में लाने का न प्रयास किया, न ज़रूरत समझी। आप गांधी जी के बेटे को जानते हैं? नहीं, उनका नाम कभी कभी सुना है, अभी एग्जैक्टली मुझे याद भी नहीं आ रहा। हरी राम ऐसा कुछ नाम था, मुझे याद नहीं है उनका नाम। हम लोग भी किताब में पढ़े थे और कहीं गूगल कभी चला लेते तो उसमें सर्च, क्योंकि गांधी जी के जानने का सबको उत्सुकता रहता है, गांधी जी के बारे में जानने का। तो उसके फैमिली के बारे में थोड़ा जाने, तो जाने कि 4 बेटे हैं उनके, जो कि चारों अपना मतलब सेटल है। कहीं कोई लंदन में है, तो कोई दिल्ली में, कोई ना इंग्लैंड में रह रहे हैं। तो आप ये मानते हैं कि लोग जो आगे जो बढ़ पाते हैं वो कर्म से ही बढ़ पाते हैं, परिवार से नहीं बढ़ पाते हैं? निश्चित रूप से लोग कर्म से ही बढ़ते हैं, लेकिन परिवार की विरासत भी कई लोगों को काम करती है, और वो विरासत का ज़्यादा काम नहीं करती है, सत्ता हथियाने के ज़रूर काम करती है। विरासत के ज़रिए जो लोग आते हैं वो केवल सत्ता पर काबिज हो सकते हैं, उसमें कोई बेहतरी करना या समाज में कोई परिवर्तन लाने की उनकी क्षमताएं होती नहीं है। भारत में कोई ऐसा नेता जो मतलब अभी तक, ऐसा कोई बड़े नेता का नाम बताइएगा जो अपने परिवार को अभी तक आगे नहीं बढ़ाया होगा? नहीं, ऐसे अब कोई बड़ा नेता तो नहीं है। छोटे स्तर पर तो हम कह सकते हैं 2-4 नेता हैं जिसमें किसी की शादी नहीं हुई है। मतलब जो दिखाई पड़ रहे हैं जिन्होंने परिवार को नहीं बढ़ाया, उसमें 2-3 लोगों के नाम ले सकते हैं हम, जिनकी शादी नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने समाज के लिए भी कुछ ऐसा किया नहीं है। अभी आपके मोदी जी हैं, तो उनकी शादी हुई नहीं हुई, वो एक तरह से छोड़ दिए हैं अपनी पत्नी को। मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं? मोदी जी बहुत ही इगोइस्टिक, मतलब अपने अहंकारवादी व्यक्ति हैं। अपने प्रभाव को, अपनी सत्ता को बनाए रखने में विश्वास करते हैं, और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए वो बहुत खतरनाक व्यक्ति हैं, और ऐसे खतरनाक व्यक्ति का देश की सत्ता पर होना बहुत ही खतरनाक स्थिति है।
ये परिस्थितियाँ बहुत ही भयावह हैं, इससे जितना जल्दी छुटकारा मिलेगा उतना बेहतर रहेगा। 2014 में मोदी जी के बारे में क्या सोचते थे और अभी आपका जो विचार सुन ही लिए, 2014 में कैसा विचार? मैं तो 2014 से पहले से उनके बारे में काफ़ी कुछ सुना भी है और सोचा भी है और समझा भी है, क्योंकि 2002 से वो हिंदू हृदय सम्राट बनने के प्रयास में लगे थे। 2002 में जो गोधरा में एक बोगी में एक्सीडेंट हुआ था, उनका कहना है या भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि उनको साजिश के तहत जला दिया गया था, कार सेवकों को। बहरहाल उसकी सच्चाई आज तक पता नहीं है, अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन है। पर जो भी हो, अगर किसी ने जला भी दिया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि पूरे समाज के खिलाफ आप इस तरह की आग उगले, लोगों के कत्लेआम करें, फिर इस तरह की हिंसा करें, फिर जो हिंसा में लिप्त लोग हैं उनको फिर आप छोड़ दें, छोड़ करके उनका तिलक सम्मान करें कि ये तो ब्राह्मण परिवार से आता है इसलिए तो ऐसा कर ही नहीं सकता, बलात्कार जैसा जघन्य अपराध। आप मानते हैं कि बड़ा नेता बनने के लिए ये अपराध करना जरूरी है? नहीं, पहले तो हमें नेता बनने की ज़रूरत ही नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब जब व्यक्ति में इस तरह की भावना जागृत होती है या व्यक्तिवाद आता है तो इस तरह की गलतियां या अहंकार और बुराइयां आती हैं। एक अंग्रेजी का एक कोटेशन है जो ये कहता है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। इसलिए पावर को सेंट्रलाइज करना बहुत गलत है, पावर जनता के साथ रहना चाहिए, विकेंद्रित रहना चाहिए। इसलिए नेतृत्व जनता के हाथ में ही रहना चाहिए और इसीलिए हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं। अगर हम किसी बड़े नेता की और इस तरह की बात करें तो फिर डेमोक्रेसी की भी कोई ज़रूरत नहीं बच जाती। राजस्थान में भी वर्तमान में किसका सरकार है? राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की शासन। कैसा सरकार है? अभी तो उसको बहुत कम समय हुआ है, भजन लाल जी की सरकार है, लेकिन चूंकि वो अपने दम पर तो नहीं है, वो मोदी जी ने उनको स्थापित किया है। कैसे स्थापित किया है उसका ये प्रमाण ये है कि वो एक पहले प्रमुख का चुनाव लड़े थे, वो भी शायद हार गए थे, और वो जहाँ से जीते हैं वो सांगानेर से जीते हैं। वो उनका गृह प्रदेश या गृह जिला नहीं है, उनको वहाँ सांगानेर में खड़ा करके जिताया गया। पार्टी में भी वो बहुत बड़ी फॉलोइंग नहीं है, उनका कोई ऐसा कार्यक्रम हमने आज तक देखा नहीं है, कोई ऐसा संघर्ष के स्तर पर, आंदोलन के स्तर पर, पदयात्रा जैसा कुछ भी कार्यक्रम उनका हमने नहीं सुना। हाँ, उनका कार्यक्रम मोदी जी जब भी आते थे उस दौरान, वसुंधरा जी की जब सरकार थी तो वो मोदी जी को रिसीव करने के लिए जाते थे, तो मोदी जी के वो खास है और मोदी जी के विचार और उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए। मतलब हमारे अंदर कुछ क्वालिटी ना हो फिर भी अगर मोदी जी से अच्छा जान पहचान है या मोदी जी के नीचे जितने भी रहने वाले, तो कोई बड़ा पद मिल सकता है। निश्चित रूप से मोदी जी की विचारों को, मोदी जी की सत्ता को जो मजबूत करने के लिए रहेगा उसको मोदी जी का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। इंदिरा गांधी जी के बारे में क्या सोचते हैं? इंदिरा गांधी जी भी करीब करीब ऐसी थी, बस वैचारिक रूप से दोनों में अंतर था। इनके विचार चूँकि जिस पार्टी से आते हैं उस हिसाब से हैं। ये हिंदुओं की बात करके मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, और इंदिरा गांधी जी जो थी चूँकि वो उस दौर में आई थी जब वो परिवर्तन का दौर था, तो इस कारण से उन पर समाजवादी तबकों का ज़्यादा प्रभाव पड़ा, इसलिए उन्होंने कुछ समाजवादी कदम उठाए। बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, कोल इंडस्ट्री का नेशनलाइजेशन किया, इस तरह के कुछ एक्टिविटी की, नेशनलाइजेशन के काम किए थे। तो इसलिए वो, क्योंकि समाजवादी प्रभाव था उन पर, बाकी वो भी इसी तरह से निरंकुश सत्ता की प्रतीक बनी। 1975 में उन्होंने इमरजेंसी लागू की, वो भी पूर्ण रूप से व्यक्तिवादी थी और अपने आप को स्थापित करने के लिए किसी भी हद तक चली गई थी, जा सकती थी। और ये भी हमारे मोदी जी भी हैं, लेकिन ये थोड़े और ज़्यादा उनसे सबक ले लिए हैं, इसलिए डायरेक्ट डिक्लेयर इमरजेंसी का इस्तेमाल नहीं करके प्रच्छन्न आपातकाल की स्थिति में देश को लेकर के चल रहे हैं। हमारे दर्शकों को थोड़ा परमाणु जो परीक्षण किया गया इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? देखिए, परमाणु परीक्षण जो होते हैं ना, वो तो डिफेंस के होते हैं और बहुत सीक्रेट प्रोग्राम होते हैं, तो इसकी जानकारी जो वहाँ टीम काम करती है उसमें भी सबको पूर्ण रूप से नहीं होती है। जो जिस पार्ट को बनाता है, अब मुझे लगता है परमाणु बम या परीक्षण जिसका किया जाता है वो बहुत छोटी सी चीज़ है, वो बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है और उस प्रोग्राम को हैंडल करने के लिए हज़ारों की संख्या में लोग काम करते हैं। तो अलग अलग पार्ट को अलग अलग आदमी तैयार करता है और जो उसको असेंबल करता है केवल उसी को उसकी जानकारी रहती है, इसलिए हम उस स्तर तक काम भी नहीं किए, इसलिए हम उसके बारे में बहुत कुछ बता नहीं सकते। हाँ, सैद्धांतिक रूप से तो आप सब किताबों में पढ़ते हैं कि परमाणु बम कैसे बनता है। APJ अब्दुल कलाम जी से मिले होंगे आप, उनसे वार्तालाप तो कुछ ना कुछ हुआ होगा आपको?
नहीं, वो बहुत बड़े हमारे अधिकारी थे, बाद में राष्ट्र के राष्ट्रपति बने, तो उनसे ज़्यादा मिलने का अवसर नहीं मिला, लेकिन चूँकि हम उस कार्यक्रम में थे तो इसलिए उनके दर्शन होने का, उनसे हाथ मिलाने का सौभाग्य हमें ज़रूर हुआ। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में हम लोग किताब में पढ़ते हैं, जो उनकी बारे में महानताएँ बताई जाती हैं, क्या रियलिटी इसका, क्या यही सच है जो किताब में बताया जाता है? देखिए, हम भी इतनी दूर से हैं, किताब की बजाय हमने उनको व्यक्तिगत देखा, यही हम कह सकते हैं। तो रियलिटी तो यही है कि वो बहुत ही महानतम व्यक्ति थे और उन्होंने अपनी लाइफ में अपने लिए नहीं, देश के लिए, समाज के लिए काम किया। ये जन स्वराज अभियान जो चल रहा है, इसमें बिहार वासियों को क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये बिहार वासियों के लिए एक बहुत ही सुंदर अवसर है। अगर ये अवसर उन्होंने सही तरीके से इस्तेमाल किया और करेंगे, मेरे को पूरा विश्वास है, तो यहाँ से जो शुरुआत होगी, और ये पहला अवसर नहीं है कि बिहार से कोई शुरुआत हो रही है। सन 77 में भी जो बदलाव आया था जनता पार्टी के नाम से, उसकी शुरुआत सन 74 में यहीं बिहार से हुई थी। तो इसलिए बिहार अग्रणी रहा है, और अंग्रेज़ों के ज़माने में भी जितने विद्रोह हुए उनमें भी बिहार आगे रहा है। तो बिहार से जो शुरुआत हुई है वो ज़रूर मुकाम तक पहुंचेगी और अंजाम तक पहुंचेगी, और पहुंचनी भी चाहिए। अगर ये आज अंजाम तक नहीं पहुंची तो देश का भविष्य बहुत खतरे में है। ये जो अभियान चलाया जा रहा है 10 टेम्पू, ये देखते होंगे कि मतलब रोज़ बदलता है या 2-3 दिन कहीं एक जगह, अस्थाई नहीं रहता है। ये बिहार के लोगों के लिए, बिहार के युवाओं के लिए और भारत के युवाओं के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। जैसे कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई, डॉक्टर, जैसे यहाँ पर राजनीति का एक कह सकते हैं कि पढ़ाई हो रहा है, इसके लिए मतलब जानना और यहाँ पर रहना ज़रूरी है। निश्चित रूप से जब तक हम व्यक्तिगत रूप से यहाँ आकर नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक वो हर चीज़ वीडियो के ज़रिए या चैनल के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए हम तक नहीं पहुँच सकती। जब हम आते हैं तो व्यक्तिगत कई चीज़ें जो होती है अनरिकॉर्डेड होती है, जिनको हम टेलीकास्ट नहीं करते हैं, जिनको हम ब्रॉडकास्ट नहीं करते हैं, वो अपने व्यक्तिगत अनुभव भी होते हैं। अब इस संदर्भ में मुझे प्रशांत किशोर जी की एक बात याद आती है कि उनसे लोगों ने पूछा कि आपको पदयात्रा करने की क्या ज़रूरत है, जो गरीबी है, जो बदहाली है, वो तो सब डाटा में है, सब रिकॉर्ड में है, आप पदयात्रा करके क्या हासिल कर रहे हैं, क्यों समय ख़राब कर रहे हैं। तो उनका जो कहना था कि वो तो केवल फिगर्स होते हैं। जब हम व्यक्तिगत रूप से जाते हैं, तो जब हम उन परिस्थितियों को देखते हैं, उन हालातों में जीते हुए लोगों को देखते हैं, तब हमें उस भावना की, उसकी डाटा की, उन संख्याओं की महत्व का समझ में आता है। तब हमें समझ आता है गरीबी किस हद तक पहुंच चुकी है। तो ठीक ऐसे ही जब हम किसी अभियान में स्वयं आएंगे, यहाँ आकर के देखेंगे, शरीक होंगे, तभी हमें जो कुछ कहा जा रहा है उसकी गहराई समझ में आएगी और व्यक्तिगत अनुभव होंगे। और बिना व्यक्तिगत अनुभव के किसी तरह का ज्ञान निर्मित नहीं हो सकता है। ज्ञान निर्मित होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम आगे उन्नति कर सकते हैं, कुछ परिवर्तन में भागीदार हो सकते हैं। प्रशांत किशोर जी से व्यक्तिगत कभी मिले हैं? नहीं, मैं 2 दिन पहले एक ही बार मिला हूँ, इससे पहले कभी नहीं मिला, और वो भी मेरी मुलाकात 1-2 मिनट 3 मिनट की रही होगी, इससे ज़्यादा लंबी कोई मेरी मुलाकात नहीं है उनसे। मैंने जो कुछ भी उनके बारे में पढ़ा है, सुना है, वो अखबार के ज़रिए, टीवी के ज़रिए, न्यूज़ के ज़रिए और उनके चैनल के ज़रिए सुना है। उनके इंटरव्यूज़ को देख कर के सुना है, उनके बारे में जो समझा है वो सब दूर से ही समझा है। मुझे अभी तक फ़िलहाल ऐसा अवसर नहीं मिला। मैं 2 दिन पहले ही उनसे व्यक्तिगत रूप से मिला हूँ। सर, राजस्थान से चल के बिहार आए हैं और बिहार में जो जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी के द्वारा जो एक अभियान चलाया जा रहा है, जन जागरूक अभियान, इसमें अपना योगदान, अपने भूमिका, और ये चाहते हैं कि पूरे देश में ऐसी प्रयास किया जाए, देश की में जो गरीबी बदहाली है उसको दूर किया जाए। आपका भी कुछ प्रश्न है तो ज़रूर इस वीडियो को कमेंट में रखिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट, नए आदमी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।